ओके, तो कल आप लोगों का पेपर था, जल्दी से बताओ कैसा गया? अच्छा गया, बढ़िया, वेरी गुड। तो इजी था, अच्छा, वेरी गुड, अप टू द मार्क, बहुत बढ़िया। फिजिक्स बहुत सिंपल, पेपर वन इजी था, पेपर टू मॉडरेट, मैथ्स डिफिकल्ट था, सुबह का अच्छा गया, शाम का थोड़ा टफ था, अच्छा ठीक है। होता है ऐसा, देखो कभी एक जैसा क्वेश्चन एक जैसा पेपर आज जरूरी नहीं रहता। यस, फिजिक्स बच्चे बोल रहे सिंपल था, सुबह का इजी, शाम का 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से कॉपीड थे, अच्छा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से कॉपी थे, देखता हूँ एक बार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाए तो चलेगा, क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज इनके क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाए तो चलेगा। हाँ हाँ, है ना, चलो ठीक है। हाँ, इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आने चाहिए, सही बात है, चलता है वो तो भाई, हाँ ठीक है, चलो। तो पेपर सबका अच्छा गया, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो पूरा हो गया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको मैंने एससीबी का बोला था, डिस्कशन था सैटरडे को, और एक्सरसाइज 1-2 में जो भी आपके डाउट थे वो पूछना थे। तो सैटरडे को मैंने देखा बहुत कम बच्चे आए थे, है ना, 5:30 बजे। तो मे बी माइट बी द रीजन कि आप लोगों का टेस्ट था, तो आप टेस्ट के लिए ज्यादा प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब एक डीसीएस जो है अपना वेडनेसडे को, तो उस दिन तक आप कंप्लीट कर लो यार, जितना भी आपका वर्क है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने आपको शायद असाइनमेंट्स के आखिरी असाइनमेंट और रेस के सॉल्यूशन अभी भेजे नहीं है, भेज दिए, देखता हूँ मैं, अगर नहीं भेजे तो आज भेज दूंगा मैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार भेजे कि नहीं। वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे तक पूरा कर लेना है आपको, ठीक है। वेडनेसडे तक आपका चांस है कि सब कंप्लीट करो, पूरा करंट कंप्लीट कर डालो, ठीक। एक मिनट, मैंने वो असाइनमेंट और रेस आखिरी वाली के सॉल्यूशन भेजे कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, नहीं भेजे अभी, असाइनमेंट 4 जो करंट है ना और उसके रेस के असाइनमेंट सॉल्यूशन भेजना बाकी है, तो वो आज भेज देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो जिसके भी जो भी बचा हो, एससीबी में कुछ बचा हो आपका, एक्सरसाइजेस करना बची हो, 100% कर लो। आरसी सर्किट छोड़ के बाकी सब कर लो, ठीक है। आरसी सर्किट छोड़ के बाकी कर लो, अभी 2-3 दिन कुछ वर्क मत देना, आज पूरा पेंडिंग वगैरह सब। हाँ हाँ, 2-3 दिन में कोई वर्क यू भी देने नहीं वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सारी चीजें कंप्लीट कर लो। और 1 2 3 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ये करना है फिर अपन को, तो उसको सैटरडे तक कंप्लीट कर सकते हो क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन बैंक, अच्छा क्वेश्चन बैंक नहीं है आपके पास करंट? मैं भेज दूंगा आपको करंट की क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक भी फिर डिस्कस करना पड़ेगी अपन को, तो वो भी फिर सैटरडे तक कंप्लीट कैसे होगी, मैं देखता हूँ 1 2 3 4 में कितने क्वेश्चन है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 1 0 0 7 टू 1045, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट जरूर डाल दिया है। तो 40 करीब, 30 40 38 कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, और फिर 20, मतलब 60 क्वेश्चन से कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 60 क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगले जो ये जो सैटरडे आएगा, सैटरडे तक आप एक काम कर लो, सब बच्चे 1 2 3 4 कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन बैंक कर लेना, कई बच्चों ने 1 2 3 4 चालू कर ली होगी, या क्वेश्चन बैंक अगले वेडनेसडे जो आएगा तब तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 की पीडीएफ नहीं है यार बेटा मेरे पास। चलो, तो नेक्स्ट सैटरडे का आपका टास्क है 1 2 3 4 कंप्लीट करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन थे, तो 3 घंटे की सिटिंग में आप कर सकते हो, 3 घंटे की सिटिंग में कर सकते हो, अगर 20 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लो। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो 4-5 घंटे कर सकते हो, तो 5 घंटे इस पूरे हफ्ते में निकालना तो आसान है आपके लिए, रोज 1-1 घंटा भी निकालोगे ना तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो देवेश, मैंने आपको एक नंबर सेंड करा था, उस नंबर से आप ले सकते हो, उस पर्सन से बोल के, ठीक है। तो देवेश एक बार वापस से ट्राई करना। चलो, नहीं है आपके पास वो नंबर तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको उस पर्सन का नंबर भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस सैटरडे तक अपना डिसाइडेड है कि 1 2 3 4 करेंगे, और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करके लाना है, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कैपेसिटर थोड़ा स्टार्ट कर लिया था, तो शॉर्ट में रिकैप करके फिर कैपेसिटर को आगे बढ़ाते हैं अपन। कैपेसिटर क्या होता है?
वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाट इज कैपेसिटी, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो कैपेसिटी है वो तो हम हर तरह की कंडक्टर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर एवरी कंडक्टर। क्या होती है कैपेसिटी? किसी भी कंडक्टर को जब किसी पोटेंशियल पे कनेक्ट करा जाता है तो उस पोटेंशियल पे आने के लिए कुछ चार्ज लेता है। आप पोटेंशियल पे कनेक्ट करने के लिए कुछ बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी से कुछ चार्ज कंज्यूम करेगा वो, है ना। आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको आपने बैटरी से किसी हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ ग्राउंडेड। अब बैटरी इस पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रही है, ये कंडक्टर है, तो ड्यू टू द पोटेंशियल द कंडक्टर विल टेक सम चार्ज फ्रॉम द सेल। ड्यू टू द पोटेंशियल द कंडक्टर विल टेक सम चार्ज फ्रॉम द सेल, और जो भी वो कंडक्टर चार्ज लेगा उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस कंडक्टर पे। नाउ हमें पता चला कि ये जो चार्ज, हमने अपना इलेक्ट्रोसिटी का जो भी नॉलेज है उससे हमने देखा कि जो भी इस पे चार्ज आया होगा वो उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। जितना पोटेंशियल अपन कनेक्ट कर रहे थे उसके प्रोपोर्शनल चार्ज आता है। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम बोल देते हैं कंडक्टर की कैपेसिटी। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोल देते हैं कंडक्टर की कैपेसिटी। तो ऐसे हमने कंडक्टर की कैपेसिटी डिफाइन करी। कैपेसिटी का यूनिट वगैरह फेराडे वगैरह हो जाता है, बाकी डायमेंशन सब निकाल लेती। अब ये जो कैपेसिटी होती है एक तरह से चार्ज रिटेन करने की एबिलिटी है। चार्ज कितना आएगा कंडक्टर पे ये बताती है कैपेसिटी। सेम पोटेंशियल पे अलग अलग कंडक्टर से तो कौन सा कंडक्टर ज्यादा चार्ज लेगा वो बताती है कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी हमें और बढ़ाना थी तो हमने देखा किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमें पता चला कि आसपास के दूसरे चार्जेस जो प्रेजेंट थे उन पर भी डिपेंड करती है। फिर हमने सोचा क्यों ना इसे बढ़ाने के लिए फिर एक नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर रख दो। नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर रखने से क्या होगा कि इस पे चार्ज ज्यादा आना पड़ेगा सेम पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट से बनाया कैपेसिटर। कैपेसिटर इस कॉन्सेप्ट से हमने बनाया कैपेसिटर विच इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। दो कंडक्टर किसी भी शेप वगैरह के हो सकते हैं, इनके बीच में हम लगा देते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमने क्रिएट करा है, एक कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव से कुछ चार्ज फ्लो करके पॉजिटिव वाले कंडक्टर पे चला जाता है। तो बिकॉज ऑफ द सेल नाउ दिस टू कंडक्टर हैव सम चार्जेस। ये जो चार्ज आया है इन कंडक्टर्स पे उसका मैग्नीट्यूड भी प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पर भी Q प्रोपोर्शनल टू V था तो Q इक्वल टू CV लिख सकते थे। और अब की बार जो C है उसको बोलेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटी। दिस इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। और इस फॉर्मूले में ये जो Q है वो किसी एक कंडक्टर का चार्ज है और V यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ थोड़ा सा एक चेंज है मीनिंग में यहाँ पे कि V क्या है, यहाँ पर दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो तो इस तरह से कैपेसिटर बन जाता था अपना। फिर हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के अपन कैपेसिटर बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टर का शेप कैसा ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड जो कैपेसिटर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे वो तीन कैपेसिटर्स है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटल की पैरेलल प्लेट ले लेते हैं अपन, दो पैरेलल प्लेट से अपन बना देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी हमने कैपेसिटी ढूंढी थी। कैसे निकाली थी कैपेसिटी? हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों पे चार्ज क्या आ रहा था वो देखा और चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकाल गया था। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिराइव कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नॉलेज से और फिर Q बाय V निकाल के कैपेसिटी निकाली थी। तो इसकी जो कैपेसिटी आती थी वो आती थी एप्सिलॉन नॉट A बाय D अगर अंदर कुछ मीडियम नहीं हो, फ्री स्पेस हो। पर नॉर्मली हम अंदर क्या करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ मीडियम भर देते हैं, जिससे प्लेट्स की गैप भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपन को। इसलिए हमें ना इसके अंदर एक मीडियम फिल कर देते हैं नॉर्मल। तो जब मीडियम फिल कर दिया जाता है ना के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कैपेसिटी के टाइम हो जाती है। चलो तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पड़ी थी अपन ने, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्जिंग नहीं होगी क्या? हाँ, मीडियम जो है हमारे पास वो अगर एक आइडियल नॉन कंडक्टर जैसा है, आइडियल नॉन कंडक्टर जैसा है तो यहाँ से यहाँ कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर मीडियम नॉन कंडक्टर है। पर प्रैक्टिकली कोई भी जो मटेरियल होता है कुछ तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, कुछ तो कंडक्शन होता है उसमें, थोड़ा थोड़ा सा भी होता है लेकिन होता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि हर कैपेसिटर में थोड़ा सा करंट फ्लो करता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट ना, हल्का सा कैपेसिटर डिस्चार्ज होते रहता है। अब वो कैसे क्या होता है आगे ज्यादा वो ज्यादा बाद में समझेंगे। फिलहाल तो अपन ये मान के चलेंगे कि कोई डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, ठीक है। चलो 1 मिनट होल्ड करिएगा।
ओके, तो हमने सबसे पहले तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में रिकैप करा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बताए थे मैंने कि ये जो पैरेलल प्लेट होती है, एक तो प्लस एक तो माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जो अट्रैक्शन का फोर्स आया था इनके बीच में वो आ गया था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, है ना। और फिर इसकी शायद अपन ने एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वो आ गई अपने पास हाफ एप्सिलॉन नॉट जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, है ना। हम किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन भी निकाला था अपन ने, हाफ सी वी स्क्वायर, या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, हाफ क्यू इंटू वी या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, है ना। किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, इतना उसका एक्सप्रेशन आ गया था। और फिर शायद ये एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए अपन ने ये भी देख लिया था कि दो कंडक्टर को कनेक्ट करें तो कितना एनर्जी का लॉस होता है ना, वो वाला पॉइंट भी अपना हो गया था। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सब पढ़ लिया था। एक दो छोटी छोटी बातें इसकी मैंने बताई थी शायद आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अगर थोड़ा भी सेपरेटेड हुई लाइक दिस, आपने प्लेट्स को ऊपर नीचे कर दिया, एक दूसरे के फेसिंग प्रॉपर्ली नहीं रखी, तब क्या होगा, तो इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है ना उतना उतना आपको एरिया लेना पड़ता है, उतना उतना आपको एरिया लेना पड़ता है। यहाँ पे जो कैपेसिटी आएगी, ये जो ओवरलैपिंग एरिया ए डैश है उससे डिफाइन करेंगे आप। यहाँ पे जो कैपेसिटी हो जाएगी सी डैश हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डैश अपॉन डी, where d is the distance between the plates, है ना। d क्या थी यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और a डैश इनका आमने सामने का फेसिंग एरिया, है ना। यस, कॉमन एरिया या फेसिंग एरिया बोल दो, ठीक है। अच्छा, फिर एक पॉइंट और कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इस प्लेट्स को लार्ज मान लेते हैं तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर फील्ड लाइन दिखाई जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई जाए यहाँ पर, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ऐसी पैरेलल लाइन दिखा देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ऐसी पैरेलल लाइन दिखा देंगे। लेकिन थोड़ा कॉर्नर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यस सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्ली अगर मैं ड्रॉ करूं तो कॉर्नर से जाके वो कर्व होने लगती है लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 100% एकदम पैरेलल नहीं रहती है, कॉर्नर पे थोड़ी सी कर्व हो जाती है, बाहर की तरफ निकलती है लाइक दिस, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज को निग्लेक्ट करा था, कॉर्नर वाले इफेक्ट को, कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा उसे निग्लेक्ट करा था। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट होता है उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। कई बार क्वेश्चन में आप देख सकते हो वो बोल देंगे निग्लेक्ट एज इफेक्ट। निग्लेक्ट एज इफेक्ट का मतलब कि यहाँ जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो भी इफेक्ट होगा उसे निग्लेक्ट करो। तो उसे निग्लेक्ट करके हमने ये निकाला था रिलेशन, इसे निग्लेक्ट करके हमने ये रिलेशन निकाला था। तो एज इफेक्ट निग्लेक्ट करना मतलब कि यही वाली कैपेसिटी यूज करना, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में बोलेगी नहीं इसको कभी कंसिडर करने का, क्योंकि इसका कुछ हमारे पास है नहीं रिलेशन, इसको कैसे कंसिडर करें। हाँ, तो ये एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया अपन ने। अब इस एज इफेक्ट की वजह से क्या होता है, देखो थोड़ा सा है ना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम ऐसा मान के चल रहे थे कि चार्ज जो है ना वो केवल आमने सामने की सरफेसेस पर है, पर वो थोड़ा सा यहाँ भी होता है, तो चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है हम जो सोच रहे थे उससे, तो कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा आती है। तो एज इफेक्ट की वजह से थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी होती है या ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। क्या यहाँ कोई डाउट? ये चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, एज इफेक्ट। बिल्कुल सही सोहम। हाँ, अब ये जो एज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कई बार इसको फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं या फ्रिंज इफेक्ट भी बोलते हैं, कि कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बाहर निकल रही है, इसको फ्रिंज इफेक्ट भी बोलते हैं। तो वो सब चीजें अपन ने निग्लेक्ट करके चले थे, नाम वाम पता होना चाहिए कि बोलते क्या है इसको। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये चीज एक्स्ट्रा की नोट कर लीजिए सब। चलो, आई थिंक ये क्लियर है। अच्छा, प्लेट्स पैरेलल होना चाहिए, अगर प्लेट्स एंगल पे हुई, कुछ एंगल पे हुई तो भी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा अगर एंगल पे रखे तो?
क्या हो जाएगा एंगल पे रखे तो? अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ऐसे एंगल पे रख दें, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी में बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, यस, है ना, कम हो जाएगी, यस। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रही है इफेक्टिवली, डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस थी धीरे धीरे बढ़ती आ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटी कम होती आ रही है, तो इस सिस्टम की कैपेसिटी थोड़ी कम आएगी, कंसिडरिंग कि ये डिस्टेंस रखो प्लेट्स के बीच में, और इस डिस्टेंस रखकर जो कैपेसिटी आएगी उससे थोड़ी ज्यादा आएगी, तो रख के देख सकते हैं अपन। अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे भी अपन आगे चल के, अभी नहीं निकाल रहे, बाद में इसकी कैपेसिटी क्या होगी वो निकालेंगे भी, ठीक है। चलो, तो अभी बस आइडिया दे दिया कि क्या होता है ना, नहीं एवरेज वगैरह नहीं लेते यहाँ पर अपन, ठीक है। चलो, इस सिस्टम की कैपेसिटी क्या बनती है वो बाद में निकालेंगे भी, अभी मैंने हटा दिया, जब अपन निकालेंगे तब अच्छे से देख लेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के बारे में ये सब देखा था, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था, आई थिंक स्फेरिकल था, नहीं सिलिंड्रिकल पढ़ा था। इसके बाद सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ये अपन कंडक्टर लेते हैं, हम जो कंडक्टर्स लेते हैं ना वो दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ले लेते हैं लाइक दिस, फिर अंदर वाले को हायर पोटेंशियल पे, बाहर वाले को लो पोटेंशियल पे, ऐसा कुछ कनेक्ट कर लो, मतलब बस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो इनके बीच में, ओरिएंटेशन कुछ भी हो वो चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, उससे क्या होता है, यहाँ पर भी वही अंदर वाले पे पॉजिटिव बाहर नेगेटिव आता है, और टोटल जो कैपेसिटी यहाँ पे आ जाती है वो आती है आई थिंक 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी बाय ए इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये यहाँ पे कैपेसिटी आ जाती है। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी, वहां यूनिफॉर्म नहीं होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाती है। यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे तो वो बिल्कुल रेडियली आउटपुट दिखती है अपन को, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाऊं तो ऐसे रेडियली आउटपुट दिख सकती है अपन को, ठीक है, ऐसे रेडियली आउटपुट दिख सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी शायद निकाली थी अपन ने, 2 के लैम्डा बाय आर होती है ना, सिलेंडर की जो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी ध्यान रखना। चलो, तो ये सिलेंडर कैपेसिटर देखा था, उसके बाद देखा था हमने स्फेरिकल कैपेसिटर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से बना हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से बना हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर, अंदर वाले स्फीयर से एक वायर बाहर निकाल लिया, बाहर वाले स्फीयर से एक वायर है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लगाया है कि अंदर हायर पोटेंशियल है, बाहर लो पोटेंशियल है, इन दिस केस द कैपेसिटी वो आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, where B and A are the outer and inner radius respectively. B outer, A inner. ये सब अपन डिराइव कर चुके थे, शॉर्ट में बस बता रहा था मैं आपको। चलो, अंशुल बोल रहा है थोड़ी देर पहले आप पैरेलल प्लेट्स में वो एनर्जी लॉस की क्या बात कर रहे थे, एनर्जी लॉस पैरेलल प्लेट में मैंने तो कुछ एनर्जी लॉस तो बोली नहीं थी आपको, एनर्जी लॉस का तो कुछ अभी बताया नहीं आपको मैंने, एनर्जी इतनी स्टोर होती है बस ये बोला था और कुछ नहीं बोला था, ठीक है। चलो, ये सब अपन ने पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा रिकैप कर दिया, आपका शायद ध्यान कम हो इसलिए। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इन सब पे बेस, और ये स्फेरिकल कैपेसिटर के अपन को एक दो केसेस और देखना है, तो वो देखेंगे, पहले तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन, दो सर्कुलर प्लेट ले ली है हमने, रेडियस ले ली उनकी 2 सेंटीमीटर, दो सर्कुलर प्लेट ले ली है, रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लिया है, उनके बीच में जो डिस्टेंस रखी वो मैंने 1 mm रखी और अंदर एयर फिल कर दी, तो बताओ कैपेसिटी क्या आएगी। दो सर्कुलर प्लेट सामने सामने रख दी, प्लेट्स की रेडियस बता दी, बीच के डिस्टेंस बता दी, दो प्लेट्स के बीच में एयर फिल कर दी, तो कैपेसिटी क्या आएगी, करो। मीडियम के टाइम एनर्जी लॉस तो पता नहीं मैंने क्या बोल रहे हो आप, अभी छोड़ो वो, ये चीज करो जल्दी से। दो सर्कुलर प्लेट आमने सामने रख दी है, बीच में गैप रख दी 1 mm की, बीच में एयर फिल कर दिया है, मतलब कुछ भी नहीं, फ्री स्पेस जैसा मान लो अंदर, कैपेसिटी बताओ कितनी आएगी। यशवर्धन वो छोड़ो बात, अब वो बहुत देर हो गई, इस बात को छोड़ो, बाद में देखेंगे कभी और, इसको ध्यान रखना, बाद में कभी पूछना।
तो बच्चों के आंसर आ रहा है मेरे पास। कैपेसिटी पूछी है मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। फॉर्मूला सब लिखा है तुम्हारे सामने, जो डाटा पुट करना है तुमको, तो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12 ए। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 लगाना, जैसे ही सब कुछ रखना वैल्यू, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस डी विच इज 1 mm, तो 10⁻3। चलो सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो। ये 10⁻12, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, -4 नीचे से 10⁻3 ऊपर आ गया, 10⁻1 बचा, -12 -1 -13, 10⁻13, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ये बचा इंटू 10⁻1 बच रहा है ना। अब याद करो, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 अपॉन के की, ये 1 अपॉन के, सॉरी के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 9 इंटू 10⁻9 आता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आप जानते हैं 1/9 इंटू 10⁻9 होगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 होगी, और वो 10⁻1 ऑलरेडी था, तो 1/9 इंटू 10⁻9 और -1 10⁻10 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। हाँ सिंपल। बाकी 1/9 और कैलकुलेट करके लिख सकते हो, तो आसान सा एक क्वेश्चन दिया था मैंने। चलो अगला क्वेश्चन। और भी अब मैं जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटी पूछी, बाकी सबकी भी कैपेसिटी पूछ सकता हूँ, है ना। तो मैं अब वैसे क्वेश्चन नहीं दे रहा, आप इसमें डाटा रख के कर ही सकते हो। कि एक क्वेश्चन कर लेते, चलो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सिलेंडर required to make 1 microfarad capacitor of inner radius 2 mm and outer 3 mm। चलो करो। आपको एक सिलेंडर की लेंथ कितनी लेना चाहिए ये बताना है, अगर आपको 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाना है, जिसकी इनर रेडियस 2 mm है और आउटर रेडियस 3 mm है। चलो इसमें मीडियम भी भर देता हूं मैं, विथ मीडियम ऑफ K10। K10 का मीडियम भर दिया अंदर में। अब बताओ कि आपको सिलेंडर की लेंथ क्या लेना चाहिए जिससे 1 माइक्रोफेराड की कैपेसिटी बन जाए। करो। चलो ln3/2, ln3/2 आप खुद निकाल सकते हो कितना होगा। ln3 ln2 के वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, log2 और log3 ये सब आपको याद होना चाहिए।
चलो 2-3 बच्चों का आंसर आया अभी मेरे पास, बहुत बढ़िया। कुछ का एमएम में दिख रहा है, कुछ का यूनिट ही नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में भी आ रहा है, मीटर में भी आ रहा है, काफी वेरिंग आंसर्स है आपके। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, बस डाटा पुट करना है क्वेश्चन का, आपको लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है। कैपेसिटी आपको चाहिए 1 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता था 1/9 इंटू 10⁹, और जो 2 से डिवाइड करा वो भी नीचे आ गया, ln b बाय a, तो b is 3, a is 1, a is 2, और लेंथ पूछिए आपसे, तो लेंथ के लिए ये सब इधर भेज दो, लेंथ के लिए ये सब इधर भेज दो, तो 9 2 18 इंटू 10⁻³ ln 3/2, ये आ गई लेंथ की वैल्यू, और ये 10⁻³ है, मतलब काफी बड़ी वैल्यू आने वाली है लेंथ की, है ना। सब कुछ मैंने एसआई में रख दिया है यहाँ पे देखो, तो सब एसआई में रखने के बाद काफी बड़ी रेडियस, काफी बड़ी लेंथ आएगी। तो एक्चुअली 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटी भी बहुत बड़ी होती है ना। हमने देखा था ना कि अर्थ जितना बड़ा सिलेंडर, एक स्फीयर मान लो, तो उसकी कैपेसिटी आती थी कुछ 711 माइक्रोफेराड, तो अर्थ जितना बड़ा मानो तो 711 माइक्रोफेराड, तो 1 माइक्रोफेराड भी बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है ना। अच्छा के भी था, के 10 भी था यहाँ पे, तो इंटू के भी करना पड़ेगा मुझको यहाँ पे 10, वो 10 करेंगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 10.2 आ जाएगा ये, तो 1800 ln 3/2। अब ln 3 और ln 2 की वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ln 3 और ln 2 की वैल्यू पता होना चाहिए। ln 2 तो होता है 0.693, ln 3 कितना होता है तुम निकाल लो, याद रखो, ठीक है। लॉग बेस 10 पे शायद वैल्यू आपको केमिस्ट्री में याद कराते हैं, और बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करना 2.303 वाला फंडा होता है, तो वो करके कर सकते हो आप। हाँ 729 मीटर आ रहा है मेरे पास, बच्चे बता रहे हैं आंसर, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 729 मीटर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएम नहीं मीटर्स में आएगा, 10.2 है तो ये 1800 इंटू ln 3/2, बड़ा ही नंबर आने वाला है इसका, है ना। ln 3/2 एक से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, एक से बड़ा नहीं होगा, सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ln बेस ई 2.37 और ये 3/2 1.5, तो एक से छोटा नंबर आएगा ये, हाँ तो ये छोटा आ जाएगा, सही बात है, तो इतना छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है चलो, बस होगा, छोड़ो छोड़ो, ओके आगे बढ़े अब। इसमें कुछ पूछना है आपको, कई सारे बच्चों को कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो इसमें कुछ पूछना है आपको, नो डाउट, ओके ठीक है आगे बढ़ते फिर। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ के आसपास आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बिजली चमकती है, वो क्यों होता है, तो अर्थ से है ना, जो क्लाउड्स होते हैं वो चार्ज लेके बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वो क्लाउड्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बन जाए और अर्थ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो नहीं दे रहा हूं मैं, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने मन से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो मान लो कि अर्थ है, अर्थ की रेडियस आप जानते हो 6400 किलोमीटर है, और अर्थ के पास, अर्थ के आसपास क्लाउड ने एक पूरा 50 किलोमीटर ऊपर, अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर क्लाउड ने एक है ना पूरा स्फीयर बना लिया है, क्लाउड ने स्फीयर बना लिया है, और स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट क्यू इज 1 इंटू 10.3 कूलम, 10.3 कूलम का चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के आसपास। अब अगर लाइटनिंग होती है और ये सारा चार्ज एक एक साथ अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, मतलब कि सारा चार्ज वैनिश हो जाता है, ये दोनों चार्ज मिल जाते हैं ड्यू टू लाइटनिंग, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस लाइटनिंग में, कितनी एनर्जी होगी, करो, फाइंड द एनर्जी इन द लाइटनिंग, फाइंड द एनर्जी इन द लाइटनिंग, इफ ड्यू टू लाइटनिंग ऑल द चार्ज न्यूट्रलाइज, यहां से चार्ज पूरा इधर आ गया, ऑल द चार्ज न्यूट्रलाइज, करो।
क्वेश्चन समझ में आ गया? अर्थ के आसपास क्लाउड ने एक स्फीयर जैसा बना लिया है, और वो जो क्लाउड का जो स्फीयर है उसमें चार्ज दे दिया है, अर्थ पे चार्ज दे दिया है। अब ड्यू टू लाइटनिंग अचानक से चार्ज पूरा अर्थ पे मिल जाता है, तो आपको बताना है कितनी इस लाइटनिंग में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नहीं, ये तो मैंने मन से दिया है डाटा वाटा सब, है ना? करो ट्राई। बोलो, सिद्धेश का जवाब आ गया। हाँ, मीडियम एयर मान के चलना है आपको। यस, एक अंश का भी आया है। अंश और सिद्धेश दोनों के आंसर बहुत अलग है, तो एक बार आप दोनों में किसी एक का तो डेफिनेटली गलत है, चेक करो अच्छे से। डाटा रख के आंसर बताइए गोपाल, ऐसा आंसर थोड़ी देंगे कभी आप। तो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। बेसिकली देखो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर था, जो चार्ज था, स्फेरिकल कैपेसिटर चार्ज था, और जब लाइटनिंग होगी सारा चार्ज खत्म हो गया, तो पूरी एनर्जी खत्म हो गई एक तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो आपको अभी जो एनर्जी दिख रही है वो निकाल लो, वही लाइटनिंग में प्रोड्यूस होने वाली है। अभी एनर्जी कितनी है वो निकाल लो, वही लाइटनिंग में प्रोड्यूस होगी। कैसे निकालते थे एनर्जी अपन स्फेरिकल कैपेसिटर की? किसी भी कैपेसिटर की क्यू स्क्वायर बाय 2c, और सी रख दो बस स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है। क्यू तो क्वेश्चन में दिया है, सी की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल कैपेसिटर की? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a into b अपॉन b माइनस a, डिफरेंस ऑफ रेडियसेस। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है 9 into 10 9 हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाके क्यू स्क्वायर 10 6 हो जाएगा। रेडियस का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियस, तो 6400 किलोमीटर 50, डिफरेंस 50 तो आएगा इनका, किलोमीटर का 10 3 लगा देना, फिर डिफरेंस तो दिया है 60 ये, और नीचे a इंटू बी भी लिखना था। तो लगभग लगभग रेडियस का प्रोडक्ट जो होगा 6400 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा। दोनों रेडियस लगभग लगभग 6400 ही तो होगी, तो उसका स्क्वायर कर देना यहाँ पे। अभी सब कुछ डाटा अच्छा, बाय 2 भी था, बाय 2 भी लिख दो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी, क्यू स्क्वायर लिख दिया, बी माइनस से रेडियस का डिफरेंस, ये गैप आ गई, नीचे 2, और ये ए बी मतलब रेडियस का प्रोडक्ट। अब क्योंकि 50 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल, तो लगभग लगभग दोनों की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये इसे करके निकाल सकते हैं। चार्ज 10 पावर 3 दिया है ना मैंने, हाँ सॉरी, चार्ज 10 पावर 3 दिया है, तो यहाँ पे 10 पावर 3 का स्क्वायर 10 पावर+6 आएगा, 10 पावर+6 आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो जल्दी से, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो सर्वेश का आंसर आ गया, और कोई? वेरी गुड सर्वेश, और किसी का आंसर कुछ? आंसर काफी वेरिंग है।
सबके आंसर बहुत अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 5.5 10.9 आ रहा है, किसी का 5.5 10.6 आ रहा है, किसी का 0.5 इंटू 10.9 आ रहा है, तो हमका 5.5 इंटू 10.8 आ गया, किसी का 6 आया है। बहुत मिस्टेक्स चल रही है मतलब आपकी, डेफिनेटली। ये सब चीजों को सही से रखो, चार्ज का स्क्वायर ऑलरेडी करके रख दिया है मैंने, 10 की पावर सही से लिखो। अच्छा मैंने एग्जैक्ट सही करा है, ऐसा बोल रहा मैं, हमें का 10.6 आ गया। अब कई बच्चों के 10.6 में आ रहा है आंसर। देखो कैलकुलेशंस करो, आप कैलकुलेशन, मेरे पास इसका आंसर कैलकुलेट करा हुआ नहीं है, बस कैलकुलेशंस कर लो, जो आएगा वो सही। नियरली 5.5 इंटू 10 की पावर एक बार देख लेता हूँ ना मैं। 6 5 15 3 18 1 19 10.19 ऊपर पावर आ गई, नीचे 2 3 5 स्क्वायर करा 10 10.9 आया, नीचे 64 का स्क्वायर 10.8 वगैरह ऐसा कुछ बनने वाला है। हाँ 10.86 ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है, 6 7 के आसपास कुछ आने वाला है। यस, अच्छा बच्चे बोल रहे 6 आएगी, चलो तो कुछ मैक्सिमम बच्चे बोल रहे 10.6 आएगी, ठीक है। अच्छे से देख लेना, नीचे 64 है ना तो ज्यादा आएगा, हाँ सही बात है यार, 64 है तो 10 की पावर 2 कम करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, हाँ अब जो भी है आगे 5.5 है, जो भी आ रहा है नंबर वो लिख लेना, अप्रोक्सीमेटली अब ये लिख दिया है। अब कैलकुलेशन सही से करो, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन पूरा कर लो पर कैलकुलेट गलत कर दो तो पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन करा अपन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है, उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ। जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, सर्किट को ऑन करता हूँ, जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, सर्किट को ऑन करता हूँ, अच्छा प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ दे देता हूँ मैं आपको D, ठीक है। जब मैंने स्विच ऑन करा तो इन दोनों प्लेट्स को पास में जाने से रोकने के लिए, D को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे M मास का ब्लॉक यहाँ पे हैंग करना पड़ता है, मुझे M मास का ब्लॉक यहाँ पे हैंग करना पड़ता है। आई रिपीट, जब मैं सर्किट स्विच ऑन करता हूं तो दोनों प्लेट को पास में जाने से रोकने के लिए मुझे यहाँ पे M मास का ब्लॉक हैंग करना पड़ता है। फाइंड M, फाइंड M, ग्रेविटी नीचे की तरफ G, फाइंड M, ग्रेविटी नीचे की तरफ G, करो फाइंड। एरिया ऑफ प्लेट नहीं दिया मैंने, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे दी आपको और उसकी कैपेसिटी दे दी है। हाँ वेदांत, दूसरी वाली प्लेट फिक्स है, ये वाली प्लेट फिक्स थी, ये प्लेट मूवेबल नहीं थी, केवल ये वाली प्लेट मूवेबल थी। तो बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, देखते हैं।
और कोई आंसर? अभी तो एक ही आंसर आया है मेरे पास। तो हम प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, चलो कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है देखते हैं। समय का भी आ गया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे चार्ज तो आसानी से निकाल सकते हो, प्लेट पे जो आएगा चार्ज हो जाएगा सीवी, कैपेसिटर की डेफिनेशन से। अब प्लेट्स के बीच के फोर्स का जो फॉर्मूला था याद करो, वो होता था क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चार्ज पता है। तो फोर्स आपको mg रखना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू F इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच रही है बात यहाँ पे एरिया की, तो एरिया के लिए मैंने डी दिया है ना, कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कुछ कहा नहीं है तो अपन एयर फील्ड मान लेंगे, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने क्या भरा है, तो एयर फील्ड मान लो। यहाँ से देखो एरिया मिल गया आपको सी बाय एप्सिलॉन नॉट, वो उठा के रख दो यहाँ पे। तो mg इज इक्वल टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया cd अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन गया, एक सी से एक सी गया, तो v स्क्वायर अपॉन 2d, v स्क्वायर अपॉन 2d, ये नीचे बच रहा है हमारे पास। अब आपको m पूछा है तो g से और डिवाइड कर दो, v स्क्वायर बाय 2 gd। बोलो सिंपल। एक सी बचेगा, सॉरी मैंने एक सी गलती से सी स्क्वायर का सी बचेगा, हाँ सी वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये सही है, सिंपल या ओके। अब आप देखना बिगिनर बॉक्स 1 जो है उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो भी अभी हमने करे हैं कैपेसिटी वगैरह निकालना है ना, कुछ छोटे छोटे चीजों पे जो क्वेश्चंस वगैरह है वैसे आएंगे, ठीक है। वह पूछ रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा दे एक बार। यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्लेट्स फ्रॉम अट्रैक्टिंग ईच अदर, the second plate is connected with a mass m, hanging mass m. The second plate is connected with a hanging mass m. Find the mass m. In order to stop the plate to get attracted towards each other, the second plate is connected to a hanging mass m. Find the mass m. क्वेश्चन की लैंग्वेज बस इतनी सी थी। अब हमने पढ़ा था ना स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें कुछ वेरिएशन हमारे बचे हुए थे, तो वेरिएशन एक बार देख लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ वेरिएशन बचे थे, वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमने स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरह का बनाया है कि अंदर वाले को हमने हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करा था और बाहर लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करा था। हमने अंदर वाले स्फीयर को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करा था और बाहर लो पोटेंशियल कनेक्ट करा था, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटी आती है वो आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, प्रोवाइडेड रेडियस ए और बी है और अंदर एयर फील्ड है, ये हमने पढ़ा था। इसमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। अगर इस बैटरी को ठीक उल्टा कनेक्ट कर दिया जाए, इस बैटरी को ठीक उल्टा कनेक्ट कर दिया जाए, तब भी कैपेसिटी यही आएगी, तब भी कैपेसिटी यही आएगी। तो बना देता हूं मैं यहाँ पे डायग्राम, छोटा डायग्राम बना दूंगा। अगर किसी ने बैटरी बिल्कुल ठीक उल्टी कनेक्ट करी है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटी बिल्कुल सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग तरह की चीजें कर दी जाती है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि अंदर वाला जो कंडक्टर है उसको ग्राउंड कर दिया और बाहर वाले को बैटरी से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया, बाहर वाले को बैटरी से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दिया, बाहर वाले को बैटरी से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। तो एक तरह से हमने बाहर वाले स्फीयर को अंदर वाले के रिस्पेक्ट में v पोटेंशियल पर रखा है, यहाँ पर भी बाहर वाले स्फीयर को अंदर के रिस्पेक्ट में v पोटेंशियल पर रखा था, है ना। तो दोनों सिचुएशन लगने में तो एक जैसी है, ऐसा लग तो रहा है कि एक जैसी है,
लेकिन बहुत डिफरेंस है यहाँ पर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बैटरी की प्रॉपर्टी की यहां से अगर वो क्यू चार्ज लेगी तभी वो इधर क्यू चार्ज देगी। बैटरी की प्रॉपर्टी की यहाँ से क्यू चार्ज लेगी तो यहाँ क्यू चार्ज देगी। इस क्वेश्चन में अंदर वाले स्फीयर पे यहाँ पर है ना माइनस क्यू चार्ज आने वाला है। अंदर वाले स्फीयर पे माइनस क्यू चार्ज आने वाला है और बाहर वाले के अंदर की सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आने वाला है। इस तरह से इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस तरह से इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पर इन दिस सिचुएशन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर बैटरी ग्राउंड से कुछ चार्ज लेगी और बाहर वाले स्फीयर को देगी, तो बाहर वाले पे प्लस क्यू आया। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ से भी इस पर माइनस क्यू ही आए। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर माइनस क्यू ही आए, क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ जीरो रखना है। वहां पे जीरो नहीं कर रहे थे, यहाँ जीरो कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, दोनों पे डिफरेंट चार्ज हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो अब अर्थ से यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है ना वो कुछ अलग आ सकता है। मान लो यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आ गया अर्थ से, या इस स्फीयर से क्यू चार्ज अंदर चला गया अर्थ में, तो चार्ज इसमें अलग आ सकता है। ये डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों स्फीयर के चार्ज अलग हो सकते हैं और यहाँ दोनों के सेम है। ये डिफरेंस है दोनों कंडीशन में। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो लॉजिक आपको क्लियर है? एक सेकंड में देख लूं, बच्चे बोले तो कुछ आवाज में दिक्कत है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, हाँ, तो क्या क्या समझा है हमने यहाँ पर? ये दोनों सिचुएशन एक जैसी है। जब बैटरी कनेक्ट करिए बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर, इन दोनों सिचुएशन की कैपेसिटी सेम आएगी। लेकिन अगर आप किसी अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दो और बाहर वाले पे बैटरी कनेक्ट करो, दिस सिचुएशन इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज दिस सिचुएशन। ये दोनों सिचुएशन एक जैसी नहीं है, लेकिन ऐसा लग तो रहा है एक जैसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है। मान लो बैटरी का पोटेंशियल V है तो V क्रिएट करा है, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अर्थ से चार्ज अलग भी आ सकता है और पोटेंशियल जीरो मेंटेन करना है ना, तो यहाँ सिचुएशन काफी अलग हो सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन की आप कैपेसिटी निकालते क्या आएगी? इस सिचुएशन की कैपेसिटी निकालते क्या आएगी? अंदर वाले स्फीयर का यहाँ कोई पोटेंशियल लिखेगा, अंदर वाले स्फीयर का यहाँ कोई पोटेंशियल लिखेगा, तो अंदर वाले स्फीयर के खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल K माइनस क्यू बाय ए, ये रेडियस A है, ये रेडियस B। बाहर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल K क्यू बाय B। इसको जीरो करोगे आप क्योंकि पोटेंशियल जीरो है ना, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। चलो, तो इससे देखो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रिलेशन मिल रहा है आपको, क्या होना चाहिए? तो जीरो करने के लिए कैपिटल क्यू शुड बी ए टाइम, सॉरी स्मॉल क्यू शुड बी बी टाइम ए टाइम कैपिटल क्यू अपॉन बी। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है, देखो स्मॉल क्यू की वैल्यू ये आ रही है आपकी बात, स्मॉल दोनों चार्ज इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ कैपेसिटी भी काफी अलग आएगी। अब कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी के लिए हमारी डेफिनेशन क्या थी? दोनों कंडक्टर्स में से किसी एक का चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पोटेंशियल अगर V है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चलो अपन लिख सकते हैं, बैटरी का पोटेंशियल V है तो बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल V हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर उसको लिख देंगे K कैपिटल Q बाय B प्लस K माइनस Q बाय A माइनस Q बाय B। ये लिखकर K कैपिटल Q बाय B माइनस के स्मॉल क्यू को लिख दो A कैपिटल Q बाय B अपॉन में B। यहाँ से K कैपिटल Q कॉमन लो, 1 अपॉन B भी कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस A बाय B। तो पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर ये बन रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। ठीक है, आउटर का और इनर का पोटेंशियल, इनर का तो जीरो था और आउटर का पोटेंशियल लिख लिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कैपेसिटी की डेफिनेशन में हम क्या लिखते थे? किसी एक पे चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल क्यू के टर्म में है, चार्ज दोनों पे अलग अलग है, तो चार्ज क्या लिया जाए? चार्ज क्या लिया जाए? एक प्रॉब्लम ये भी लग रही है हमको यहाँ पर कि कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए चार्ज क्या लिया जाए। ठीक है, तो चार्ज क्या लेते हैं हम हमेशा? जो बैटरी से चार्ज फ्लो होता है, जो सेल चार्ज देता है, दैट इज द चार्ज।
सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करने के लिए Q चार्ज दिया, दैट इज द चार्ज ऑन सिस्टम, जिसको अपन चार्ज मानते हैं कैपेसिटर पे। तो नाउ कैपेसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। अब ये कैलकुलेट करो क्या आएगा, Q अपॉन आउटर स्फीयर का पोटेंशियल देखो क्या लिखा है, KQ अपॉन B इंटू 1 माइनस A बाई B। तो Q से Q कैंसल, तो K की वैल्यू ऊपर ले आके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम अंदर ले लो अगर एक बार, तो B स्क्वायर अपॉन B माइनस A, ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? हमने बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी ने कैपिटल क्यू चार्ज दिया, तो बैटरी क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज दे रही है सिस्टम पे, बैटरी जो चार्ज दे रही है वो मैंने मान लिया कि सिस्टम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बैटरी का दिया हुआ चार्ज है, तो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इस तरह से आ गई, देखो ये फॉर्मूला ही अलग आ गया, ये दोनों अलग है, दिख रहा है आपको? समझ में आया आपको कुछ? यार अच्छा, ओके, वेरी गुड। सर वहां पर स्मॉल क्यूब क्यों नहीं आया, ऐसा पूछ रहे मेरे से वाले बच्चे। देखो बैटरी जो चार्ज सप्लाई कर रही है ना सिस्टम में, हमने अभी तक जो कैपेसिटर पढ़ा है या कंडक्टर्स पढ़े हैं, तो कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए हमने किसी कंडक्टर को पोटेंशियल पे कनेक्ट करा और उस पर जो बैटरी ने चार्ज दिया वो डिवाइड बाय उसका पोटेंशियल, इस तरह से हमने निकाली थी कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी वही करा हमने, इस बैटरी ने क्या चार्ज दिया है वो डिवाइड बाय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, चलो, तो सिस्टम की कैपेसिटी इतनी आ गई। अब ये ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, कंपेयर करो, यहाँ जो कैपेसिटी आती थी उससे ज्यादा है कि कम है, कंपेयर करो, ज्यादा है डेफिनेटली, है ना, दिस इज क्योंकि बी स्क्वायर है यहाँ, वहां पे a इंटू बी होता था, a इंटू बी होता था, a इंटू बी विल बी स्मॉलर देन बी स्क्वायर, तो ये ज्यादा है, दिस इज मोर देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा कैपेसिटी आ गई। क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा कि ज्यादा आ गई है, ये समझते हैं अपन। देखो अब की बार क्या हुआ है कि अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कुछ आया है और बाहर वाले पर भी आ गया, और अंदर और बाहर इक्वल ही है, तो जो भी यहाँ पे चार्ज आया था ना अंदर वाले स्फीयर पे नेगेटिव वाला, ठीक उसका ही नेगेटिव तो बाहर वाले की इनर सरफेस पे होना चाहिए, बाहर वाले की इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाहर चार्ज क्योंकि ज्यादा था, आप देख लो कैपिटल क्यू इज मोर देन स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू लेस देन आएगा कैपिटल क्यू, दिस इज लेस देन कैपिटल क्यू, क्योंकि ए छोटा है बी से, तो बाहर वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज ज्यादा था, तो अंदर कुछ प्लस चार्ज देने के बाद बाहर भी चार्ज बचेगा, अंदर कुछ प्लस चार्ज देने के बाद बाहर भी कुछ चार्ज बचेगा, अंदर कुछ चार्ज देने के बाद बाहर भी चार्ज बच रहा है। इन जगह पर ऐसा नहीं हुआ था, यहां पर अंदर वाले पे जैसे प्लस क्यू चार्ज आ गया तो बाहर वाले पे इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया, बिल्कुल ऐसे यहाँ उल्टा, अंदर पे माइनस क्यू बाहर प्लस क्यू, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में जो चार्जेस आ रहे हैं इसके अलावा आउटर सरफेस पे भी चार्ज आ गया, आउटर सरफेस पे भी चार्ज आ गया, तो एक तरह से यहाँ पर एक कैपेसिटर बन रहा है प्लस माइनस चार्ज से, और बाहर जो एक स्फीयर है ना, अपन ने अकेले कंडक्टर की जो कैपेसिटी पड़ी थी वैसे सिचुएशन बन गई, एक अकेला स्फीयरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी ऐड हो गई है। अगर हम सिस्टम की कैपेसिटी निकालें, मैं इस सिस्टम की कैपेसिटी लिखूं, ए और बी रेडियस के सिस्टम की कैपेसिटी तो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और बाहर वाले अकेले स्फीयर की कैपेसिटी लिखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, बाहर वाले एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी लिखो तो ये होती है, इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है,
इन दोनों चीजों को ऐड करो, देखो ये मिल जाएगा आपको। मिल रहा है क्या, चेक करो। है ना। तो सिस्टम में कैपेसिटी ज्यादा क्यों आ गई है, क्योंकि एक कैपेसिटर तो यहां बन रहा है बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर, as well as there is some capacity also of the outer surface only. Outer surface is behaving like a spherical conductor, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी ऐड हो गई सिस्टम में। दैट्स व्हाई सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा आ गई। यस सोहम, दैट्स व्हाई सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा आ गई। चलो, तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पूरा? वेरी गुड, ठीक है। अब सीरीज पैरेलल जब पढ़ेंगे हम, तो वहां पढ़ेंगे कि पैरेलल में कैपेसिटर की कैपेसिटी ऐड होती है। तो एक्चुअली ये अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला जो कंडक्टर था वो पैरेलल में जुड़े। यू कैन इमेजिन कि बाहर वाले कंडक्टर से बहुत दूर एक इनफाइनाइट रेडियस का एक और कंडक्टर है, इनफाइनाइट रेडियस का कंडक्टर है, इससे बहुत दूर इनफाइनाइट रेडियस का कंडक्टर है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसका पोटेंशियल भी जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है। रेडियस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो है, और ये अंदर वाला स्फीयर, इसका पोटेंशियल भी जीरो था, इसका पोटेंशियल भी जीरो था। तो इस जीरो पोटेंशियल से इस स्फीयर के बीच में एक कैपेसिटर यहां बना, और इस प्लस पोटेंशियल और इन्फिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर यहां बना। वो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर यहां पैरेलल में जुड़े हुए। पैरेलल में कैपेसिटी जस्ट ऐड होती है, हम पढ़ेंगे बाद में, पैरेलल में कैपेसिटी जस्ट ऐड होती है। यहाँ ग्राउंड था, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया था जिसकी इनर रेडियस है, आउटर रेडियस बी थी, और दूसरा वाला स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी इनर रेडियस बी और आउटर रेडियस इंफिनिटी, है ना। एक इंफिनिटी पर स्फीयर इमेजिन करो, उस इंफिनिटी से बी रेडियस तक का यहाँ एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और फिर ए से बी रेडियस में स्फेरिकल कैपेसिटर है, और जो सबसे इनर स्फीयर है और सबसे आउटर स्फीयर है, बोथ आर एट जीरो पोटेंशियल, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। सबसे इनर स्फीयर और सबसे आउटर स्फीयर आर कनेक्टेड, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में थे, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होती है, इसलिए इन दोनों की जो कैपेसिटी वो ऐड होके सिस्टम की कैपेसिटी आ गई। इसलिए इस सिस्टम और इस सिस्टम की कैपेसिटी ऐड करके टोटल सिस्टम की कैपेसिटी लिख दिया अपन ने। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, और इसकी कैपेसिटी जाएगी सेकंड टर्म जो लिखा हुआ है। आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जब पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटी ऐड होती है। फिलहाल ये याद कर लो, मैं पढ़ाऊंगा ये चीज बाद में। जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटी ऐड होती है, तो यहाँ कैपेसिटी पैरेलल में होने से ऐड हो गई है। चलो फिर से बता देता हूँ। सबसे अंदर वाला स्फीयर और ये जो बाहर वाला स्फीयर था, इनके बीच में यहाँ कैपेसिटर क्रिएट हो रहा है, दो कंडक्टर से मिलकर कैपेसिटर बनता है, तो ये दो कंडक्टर से कैपेसिटर बना। अब आउटर स्फीयर की आउटर सरफेस, आउटर स्फीयर की आउटर सरफेस और इंफिनिटी, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर बन गया। आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस और इंफिनिटी के बीच में कैपेसिटर बन गया। आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस और इंफिनिटी के बीच में कैपेसिटर बन गया। ये जो इंफिनिटी पर स्फीयर मैंने मान लिया, ये इंफिनिटी पे एक स्फीयर मैंने मान लिया, इसका पोटेंशियल जीरो, और ये आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस, ये भी एक कैपेसिटर बना रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला इंफिनिटी वाला स्फीयर आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों का पोटेंशियल जीरो है, तो उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया। और ये तो कॉमन सरफेस थी, ऑफ कोर्स एक ही कंडक्टर की दो सरफेस है, तो ये तो आपस में कनेक्टेड है। तो दीज आर लाइक पैरेलल में दो कैपेसिटर जुड़ गए। जब पैरेलल में दो कैपेसिटर ऐड होते तो कैपेसिटी हम ऐड कर देते। हाँ, चार्ज कितना है मैंने मैग्नीट्यूड लिखा ही नहीं बच्चों, यहाँ पे चार्ज का मैंने मैग्नीट्यूड लिखा ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाहर जो चार्ज बचेगा वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बचेगा। ठीक, चलो आउटर वाला सेम एज व्हेन ओनली वन चार्ज स्फीयर इज देयर, बिल्कुल सही। एंड आउटर सरफेस का चार्ज बता दिया, यस। चलो, तो ये समझ में आया कि आपको दोनों का एडिशन करके ये कैपेसिटी क्यों आ गई यहाँ पर? वेरी गुड, है ना। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो यहाँ डायलेक्ट्रिक फिल कर देते, यहाँ डायलेक्ट्रिक फिल कर देते।
स्फीयर के बीच में डायरेक्ट्रिक के कांस्टेंट का डायरेक्ट्रिक फिल कर देते, यहाँ एक डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया और फिर इसकी कैपेसिटी पूछ ली, अंदर ग्राउंड करके बाहर वी पोटेंशियल लगा के कैपेसिटी पूछ ली, बीच में डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया है और अंदर ग्राउंड कर दिया और बाहर वी पोटेंशियल लगा के फिर कैपेसिटी पूछ ली, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब सिस्टम की कैपेसिटी जो निकालेंगे इस पूरे में के मल्टीप्लाई करूं क्या मैं, इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी के लिए यहाँ के मल्टीप्लाई करूं क्या, नहीं, बिल्कुल सही, इस नहीं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, तो गलत हो जाएगा है ना, यहाँ के मल्टीप्लाई करने में गलत होगा, ओनली जो फर्स्ट टर्म है इसमें के मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें के मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो आपको तब समझ में आया जब आपने देखा कि पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े थे, इसलिए पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें के मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी कैपेसिटी में के मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाला एज इट इज रखेंगे, इसको जोड़कर जो आएगा वो सिस्टम की कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये नया डायग्राम बना के लिखना, आप ये नया डायग्राम बना के लिखना कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में बीच में डायलेक्ट्रिक भर देंगे अपन और ये सिचुएशन हो, अंदर ग्राउंडेड और बाहर वी पोटेंशियल की बैटरी लगा दी, तो कैपेसिटी क्या आती है, के टाइम ऑफ दिस प्लस दिस। अच्छे से लिखिएगा इसको, अच्छे से नोट करिए, ये अच्छे से नोट करिए, इसे सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लिखिए ढंग से। चलो, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट ये, अंदर वाले स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच बीच में मैंने केवल डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, तो यहाँ जो कैपेसिटी होगी उसमें के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ के का मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना, इस पूरे में के का मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर गलत होता, अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर बाहर भी हर तरफ के डायलेक्ट्रिक हो जाता, अगर बाहर पूरे वॉल्यूम में के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तब यहाँ के मल्टीप्लाई करना सही हो जाता, समझे बात। ठीक है, अगर आउटर स्फीयर के बाहर इंफिनिटी तक हर तरफ, आउटर स्फीयर के बाहर इंफिनिटी तक हर तरफ के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तब पूरे कैपेसिटी में के मल्टीप्लाई करना सही हो जाता, यहाँ हर तरफ अगर के डायलेक्ट्रिक भरा होता तो यहाँ के मल्टीप्लाई करना सही हो जाता। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, तो अपन ने स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ स्पेशल केसेस देखे, ये स्पेशल केसेस मेंस में बहुत कम पूछे जाते हैं, मेंस में ज्यादा इसको कुछ नहीं आता है, पर एडवांस में काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो उनके लिए थोड़ा इनको पढ़ना है अपन को, और एससीबी में एक दो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है जो जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन भी ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटी वगैरह निकालना, ये सारे जो पॉइंट्स थे अपने सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये सब हटा दूं क्या, बिल्कुल सही, वेदांत, वेदांत ने एक चीज पूछी मेरे से, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, वेदांत ने एक चीज पूछी मेरे से कि अगर यहाँ डायलेक्ट्रिक नहीं भरा होता दोनों स्फीयर्स के बीच में और केवल आउटर स्फीयर के बाहर हर तरफ डायलेक्ट्रिक होता तो इस टर्म में ही क्या मल्टीप्लाई होता, फिर यहाँ नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कंडक्टर्स के बीच में डायलेक्ट्रिक नहीं होता और बाहर बाहर डायलेक्ट्रिक भरा होता है इंफिनिटी तक, तो ये सेकंड टर्म में क्या मल्टीप्लाई होता, फर्स्ट टर्म में नहीं होता, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ओके, चलो अब कुछ और कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं अपन। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना रेजिस्टर्स के, तो वैसी चीज अपन को स्टार्ट करना है कैपेसिटर की। अब वो स्टार्ट करने से पहले हमने केवीएल पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, वो लॉ हम यहाँ पर भी यूज करेंगे सेम, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा छोटा सा, क्योंकि कैपेसिटर्स में चार्ज का फ्लो होता है और वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का फ्लो देखते थे अपन, तो यहाँ छोटा छोटा सा चेंज करके अपन को लिखना पड़ेगी चीजें।
तो छोटे छोटे चेंज क्या है वो एक बार फॉर्मली लिख लेते हैं अपन। लिखो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, बस लिखिए किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम के लिए लिखा था हमने लॉ, अब यहाँ चार्ज के लिए लिख देंगे। ठीक है, लिखो नेट इनकमिंग चार्ज एट अ जंक्शन शुड इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम द जंक्शन। नेट इनकमिंग चार्ज शुड इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज किसी जंक्शन पे स्टोर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली जितना उस जंक्शन पे चार्ज आएगा उतना ही वहां से जाना चाहिए। मान लो 4 वायर्स में यहाँ से कुछ चार्ज आया Q1, यहाँ से कुछ चार्ज आया Q2, यहाँ से कुछ चार्ज गया Q3 और यहाँ से कुछ चार्ज आ रहा था Q4। then you will write Q1 plus Q2 plus Q4 should equal to Q3 by Kirchhoff's करंट लॉ या उसको चार्ज लॉ बोल दो, ये होना चाहिए। क्या है, समझ में आ रहा है? चार्ज पर यूनिट टाइम के लिए जो लॉ वैलिड है वो चार्ज के लिए भी वैलिड होगा, है ना? चलो सबको क्लियर है आई थिंक। सेकेंड, फिर वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका स्टेटमेंट तो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉपी पेस्ट कर देना, स्टेटमेंट तो कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, क्या स्टेटमेंट था? सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ लूप फ्रॉम अप टू 0। एक लूप में मैं अगर हर एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप का सम करूं तो 0 मिलना चाहिए। एक लूप में हर एलिमेंट के पोटेंशियल ड्रॉप का सम करो तो 0 मिलना चाहिए, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राउंड लूप पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन 0 होगा, वो वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है, अब हमारे पास है ना कैपेसिटर्स भी आएंगे, तो कैपेसिटर्स का अपन को पोटेंशियल डिफरेंस लिख के आना चाहिए। तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पे अगर प्लस की चार्ज है तो दूसरे पे माइनस की होना चाहिए। कैपेसिटर का ये सर्किट सिंबल होता था, एक पर अगर प्लस की तो दूसरे पे माइनस की। कैपेसिटर की कई बार हमको कैपेसिटी दी जाती है, अगर हमको उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मुझे लिखना है VB माइनस VA। सपोज मैं A से B जा रहा हूँ, सपोज A से B जा रहा हूँ, है ना? A टू B गया तो VB माइनस VA लिखना है मुझे। VB माइनस VA, A टू B जाने पे प्लस से माइनस प्लेट जा रहा हूँ ना, तो जो भी चार्ज फाइनल वाली प्लेट पे अपॉन कैपेसिटी, जो भी चार्ज फाइनल वाली प्लेट पे अपॉन कैपेसिटी, विथ साइन फाइनल प्लेट का चार्ज अपॉन कैपेसिटी कर दो, विथ साइन फाइनल प्लेट का चार्ज कर दो अपॉन कैपेसिटी कर दो। साइन नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अगर B2A आऊंगा मतलब पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B लिखूंगा, तो फाइनल वाली प्लेट का चार्ज यहाँ पे प्लस Q है, अपॉन C कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज Q बाय C, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज Q बाय C। और Q किसका ले लेना, फाइनल वाली प्लेट का ले लेना साइन के साथ, तो उससे साइन के साथ आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस विद साइन चाहिए तो साइन के साथ चार्ज लिख दो, फाइनल प्लेट जो आ रही है आपकी उसका चार्ज अपॉन C। क्लियर हो रहा है क्या ये? चलो मेरे पास एक डाउट आ रहा है, फाइनल प्लेट का ही क्यों ले रहे हैं? बेटा फाइनल प्लेट का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ट्रिक है ये एक तरह से याद रखने की, आपको साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अगर आप प्लस से माइनस प्लेट पे जाओगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज कम पोटेंशियल वाली प्लेट पे होता है, तो यहाँ पोटेंशियल कम होना चाहिए था। तो अगर फाइनल प्लेट पे चार्ज नेगेटिव है तो आप कम पोटेंशियल वाले पॉइंट पे आ रहे हो, तो अब पोटेंशियल कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन पे आना चाहिए। और अगर आप यहाँ से वहां गए प्लस चार्ज वाली प्लेट पे गए तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, बढ़ने के लिए प्लस होना चाहिए। तो साइन की मिस्टेक नहीं हो आपसे, इसलिए ऐसा भी याद रख सकते हो कि फाइनल प्लेट पे जो भी चार्ज है, भाई प्लस प्लेट पे जाओगे तो प्लस पोटेंशियल पे जा रहे हो, माइनस पे जाओगे तो माइनस पोटेंशियल पे जा रहे हो, है ना?
ठीक है, तो केवीएल लिखने के लिए अपन ये चीज यूज कर लेंगे। अब एक आध क्वेश्चन, एक आध प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन लिख देते हैं अपन, एक आध प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। मान लो ये बैटरी E1 ईएमएफ की है, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये E2 ईएमएफ है और ये C3 कैपेसिटर है। ठीक है, अब सर्किट में कई सारे ब्रांचेस और भी है, तो चार्जेस अलग अलग आ सकते हैं। मान लेते कि चार्जेस यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आ रहा था, प्लस Q1 माइनस Q1 आ रहा था। कैपेसिटर पे प्लेट्स पे चार्ज हमेशा प्लस माइनस आएंगे, एक पे जितना पॉजिटिव उतना दूसरे पे नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पर माइनस Q2 आ रहा था, यहाँ पे प्लस Q2 आ रहा था, मान लीजिए इसमें प्लस और माइनस Q3 आ रहा था। इस तरह से सब पे चार्जेस कुछ अज्यूम कर लिया अपन ने, मुझे नहीं पता कहा कितना है, बस ऐसे रैंडमली मैंने बना दिया। अब केवीएल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, चलो मुझे पॉइंट ए से मान लो कि ऐसे लूप में घूमना है, तो केवीएल की इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ए से गए, इधर की तरफ जा रहा हूँ, फाइनल चार्ज नेगेटिव है, माइनस Q1 अपॉन C1, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा। इस कैपेसिटर को क्रॉस करा, प्लस प्लेट पे जा रहा हूं मैं माइनस से, फाइनल चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस Q2 अपॉन कैपेसिटी C2। बैटरी को क्रॉस करा तो वही वाला अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला रूल, हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, लोअर लाइन से बड़ी लाइन जाएंगे तो हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं प्लस P2। यहाँ पर क्या लिखो बताओ, प्लस या माइनस, क्या लिखो बताओ, साइन क्या लिखो अब, माइनस, बिल्कुल सही, माइनस Q3 अपॉन C3 इक्वल टू 0, सॉरी एक इवन बैटरी और बची है, प्लस E1 इक्वल टू 0। तो कैपेसिटर इंक्लूड करके कैसे लिखना है केवीएल, ये देखिए अपन ने, ये क्वेश्चन समझ में आई कैसे लिखना है, यस वेरी गुड। चलो नोट कर लो जल्दी से, जैसे एग्जांपल के लिए किरचॉफ्स लॉ सब नोट कर लो। नोट हो गया, वेरी गुड। नाउ विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। डिफरेंट चार्जेस नहीं तो सकते प्लेट पर, नहीं, कैपेसिटर एक कंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं, तो कैपेसिटर पे कभी भी दोनों प्लेट पे अनइक्वल चार्ज नहीं आएंगे। और एक क्वेश्चन और आया सर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस चार्ज वाली प्लेट कनेक्ट होगी, नहीं ये नेसेसरी नहीं है माधव। जैसे किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर ही जा रहा हो, नेसेसरी नहीं था ना, अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है ना, कई बार बैटरी से उल्टा करंट भी तो जाता है, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी उल्टा हो सकता है। जो कैपेसिटर की प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये नेगेटिव से जुड़ी है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर सीरीज में कहलाते हैं अगर वो इस तरह से कनेक्टेड है कि उनमें चार्ज सेम फ्लो करने वाला है। मान लो दो कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड थे, इस वाले पॉइंट पे कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने, जो भी कनेक्शन से इन दोनों पॉइंट्स से हुए, मतलब आपने जो एक्सटर्नल सर्किट जो भी जोड़ा है वो इन दोनों पॉइंट्स पे जोड़ा है। मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने बैटरी जोड़ी थी, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने बैटरी जोड़ी थी। अब जो भी चार्ज फ्लो हुआ होगा डेफिनेटली वो दोनों से इक्वल फ्लो हुआ होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा तो यहाँ माइनस क्यू होगा, फिर क्यू चार्ज आगे गया होगा, यहाँ प्लस क्यू आया होगा माइनस क्यू हुआ होगा। चार्ज का फ्लो बिल्कुल करंट फ्लो जैसा दिखा सकते हो आप, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन करंट का फ्लो दिखाते हैं वैसे चार्ज का फ्लो दिखाना है। तो चार्ज का फ्लो दिखा दिया, यहाँ पे चार्ज आ रहा है तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज हो जाएगा, इस प्लेट से चार्ज जा रहा है तो इसे माइनस क्यू जाएगा, वो क्यू यहाँ पर आ गया तो इस प्लेट पे प्लस क्यू आया,
यहाँ माइनस क्यू होना ही चाहिए, जब एक पे प्लस क्यू तो उसमें माइनस क्यू होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से क्यू आगे चला गया होगा, तो क्यू चार्ज ऐसे फ्लो हो गया होगा पूरे सर्किट में। ठीक है, अब इन दो कैपेसिटर की कैपेसिटी मुझे मान लेते हैं कि C1 C2 थी, और मुझे इन दोनों को हटा के एक अकेला कैपेसिटर लगाना है उसी बैटरी के साथ जो बैटरी यहाँ थी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था मैंने वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और अगर ये बैटरी से सेम चार्ज ही फ्लो हो रहा है अभी भी, तो बोलेंगे ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट है। इन दोनों के मिलकर जैसा बिहेवियर है वो अकेला क्रिएट कर रहा है, ये दोनों मिलकर जो बैटरी से चार्ज ले रहे हैं वो अकेला ले रहा है, तो बोल देंगे इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, तो पहली चीज तो सीरीज का मतलब क्या ये पता होना चाहिए। इन सीरीज चार्जेस शुड बी सेम। कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो चार्जेस सेम। अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था कि सीरीज में रेजिस्टर में करंट सेम होता है, यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर में चार्ज सेम होना चाहिए। दूसरी चीज इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है उन दोनों को हटा के मैं एक अकेला लगा सकता हूँ, और वो वही चार्ज ले रहा है जो दोनों मिलके ले रहे हैं, तो बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। सब अपने करा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस चीजें। चलो अब इसमें केवीएल लगाते हैं इस लूप में। बाय केवीएल यहां से यहां गए प्लस वी, कैपेसिटर को क्रॉस करा, प्लस से माइनस प्लेट पे गए तो माइनस क्यू बाय C1, प्लस से माइनस पे गए माइनस क्यू बाय C2 इक्वल टू 0। माइनस माइनस दोनों टर्म वहां ले जाओ तो V इक्वल टू हो गया, Q कॉमन ले लो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, दोनों टर्म उधर ले गए और Q कॉमन ले गया, तो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखो, यहाँ लगाओ केवीएल, यहाँ से यहाँ गए प्लस V, इधर गए कैपेसिटी की प्लस प्लेट से माइनस प्लेट गए, तो माइनस क्यू बाय C इक्वलेंट लिखूंगा मैं, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो V इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू 1 अपॉन C इक्वलेंट, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करो, देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, आ रहा है ये। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस से उल्टी चीजें चलती है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलो बहुत बढ़िया। ओके, क्या यहाँ पे कुछ भी डाउट, समझ में आई सब चीजें, क्लियर है? ओके वेरी गुड, ठीक है। यस, जैसा स्प्रिंग में होता था बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सही। ओके, आज अपन यही रुकते हैं। आज हमने क्या करा, कैपेसिटर को शुरू से थोड़ा सा रिकैप करा, और उसके बाद फिर आगे की कुछ चीजें पढ़ी, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे हमने कैपेसिटर से रिलेटेड। स्फेरिकल कैपेसिटर्स के मैंने अलग अलग केसेस के डेरिवेशन बताया आपको, उसकी कैपेसिटी डिराइव कराई डिफरेंट सिचुएशन की, और फिर अपन किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट हुआ है तो आज यहीं रुकते हैं अपन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट क्लास से अपन आगे की चीज देखेंगे। पावर में भी उल्टा था, बिल्कुल सही है ना, यस, तो हम बिल्कुल सही। चलो, तो अब आगे ये सब करने वाले हैं अपन, और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चंस करे थे ना वो सबके सब कॉपी पेस्ट होंगे यहाँ कैपेसिटर के लिए। सीरीज पैरेलल के जो भी आपने क्वेश्चन देखे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्यूब वाला क्वेश्चन देखा है, सिमेट्री के जितने केसेस देखे हैं, जो भी आपने सर्किट ड्रॉ करे थे वो सारे सर्किट कैपेसिटर के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपको चीजें, आपको लगेगा कि यार सेम चीज चल रही पूरी, है ना, तो बहुत आसान लगेगा। और मेरे पास एक डाउट है, पेपर कब डिस्कस करेंगे, तो वेडनेसडे को पेपर डिस्कस भी कर लेते हैं अपन, है ना। वेडनेसडे को जो भी आपका एक्सरसाइज बचा हुआ है, एससीबी बची हुई है, रेस असाइनमेंट जो भी बचा हुआ है, और पेपर डिस्कशन, ठीक ठीक है, पेपर इतना कर लेते हैं वेडनेसडे को, है ना। हाँ, और जब तक सब कर भी लेंगे पेपर, और ये सब जल्दी भी हो जाता है आपका। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।